सुषमा सोकर उठती है और उठने के साथ ही अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेरने के बाद अपने हाथों को उल्टा कर देखती है। वो अपने हाथों को झटकते हुए चिल्लाने लगती है। अब सुषमा की आवाज सुनकर वहाँ सुषमा की बहू पूजा और बेटी राखी सभी आ जाते हैं। अरे कोई तो इसे दूर करो, ना जाने किसने जादू टोना किया है, मेरे हाथों पर मेरे हाथों को जला दिया। बहू राखी, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और तुम दोनों हंसने में लगे हो। अरे माँ, ये कोई जादू टोना अंतर मंतर नहीं है, बल्कि ये तो नेल आर्ट है। कौन सा ठाठ है? नेल आर्ट माँ जी, दिखाइए हाथ। ये आपके नाखूनों पर जो कुछ बना है वो मैंने बनाया है। मुझे नेल आर्ट का काफी शौक है। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बचा लिया। और बहू, ये सब क्या है? अगर तूने दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। माँ जी, आप देखिए तो आपका हाथ कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन आप है कि मुझे बस छोटी छोटी बातों पर सुनाती रहती हैं। भला मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? माँ, आपने भाभी को रुला दिया। उन्होंने तो बड़े ही प्यार से अपने नाखूनों को इतने अच्छे से सजाया था। नंद भाभी और सास के बीच ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे किस बात का इतना शोर मचा रखा है तुम सास बहू ने? और सुषमा, ये क्या है तेरे हाथों में? कहीं तू टीवी या फिर कैंसर से मरने तो नहीं वाली है? तेरी ही कमी थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं मरने ही वाली हूँ। टीवी से नहीं तो कैंसर से, और कैंसर से नहीं तो लाइलाज बीमारी से। सुषमा, तू ऐसे हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसी भी कौन सी बीमारी लग गई है तुझे? हे प्रभु, मेरी सुषमा की आत्मा को शांति देना। तेरे जैसी पड़ोसन हो ना तो मेरा जीते जी ही तेरवी मन जाए। ये तो तू सही कह रही है। मैंने भगवान से पहले ही अर्जी लगा दी है, तुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कौन सा अकेले जा रही हूँ, तू भी तो मेरे साथ ही चलेगी, वरना मैं जहाँ भी जाऊंगी वहाँ बोर हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। बेशक उम्र 55 है, पर दिल तो बचपन है। और यही तेरा बचपन वाला दिल चाय वाले पे आया हुआ है। बेशरम कहीं की, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि नेल आर्ट है। क्या है तेल का खाद? ये क्या है अब? इसे कहते हैं नाखूनों पर कुछ न कुछ बना देना। अब समझी या दूसरी तरीके से समझाऊं? विमला को जब पता चलता है कि सुषमा की बहू को नाखूनों पर कलाकारी करने का शौक है, तो वो सभी बातों को भुलाकर अपने नाखूनों पर डिजाइन बनवाने लगती है। अरे बहू, पहाड़ों का डिजाइन या दिल सील का डिजाइन बना देना। बहू, इसका तो वो चाय के गिलास का डिजाइन बना दे, ताकि वो ये सब देखकर खुश भी हो। इस उम्र में जो इसे जवानी चढ़ रही है, पूरे मोहल्ले में लोग इस पर थूक रहे हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बहू तू ही बता, जब तू मेरी उम्र की होगी, सामने से भी तुझे प्यार मिले तो तू अपने बूढ़े को छोड़कर कहीं तो प्यार ढूंढेगी ना? खबरदार, जो मेरी बहू के कान भरने की कोशिश की तूने, मेरे घर आकर मेरे ही बेटे के खिलाफ मेरी बहू को कर रही है। जहाँ सुषमा और विमला एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ पूजा बड़े ही ध्यान से विमला के नाखूनों पर कारीगरी कर रही थी। पूजा को नेल आर्ट करने का काफी शौक था, जिस वजह से वो हर दिन किसी न किसी के नाखूनों पर अपने हाथों का हुनर दिखाया करती थी। एक रोज पूजा अपनी ननद राखी के हाथों पर भी नेल आर्ट बना देती है, लेकिन अगले ही रोज सुषमा की बेटी के लिए रिश्ता आ जाता है। लड़के वाले बिना बताए ही यहाँ आ गए, जैसे मेरी बेटी की जासूसी कर सके। बहू, तू राखी को लेकर हॉल में आ जाना थोड़ी देर बाद। जी जी माँ जी, थोड़ा बहुत तो तैयार कर ही दूं मैं ननद जी को। हाँ हाँ बहू, तैयार करके ले आ, तब तक वो लोग भी खाने पीने में ध्यान देंगे। अब कुछ देर के बाद ही सुषमा की बहू पूजा अपनी ननद को लेकर हॉल में आती है और लड़के की माँ राखी को बहुत ही गौर से ऊपर से नीचे तक निहार रही होती है। लड़की चल तो ठीक रही है, आँख नाक मुंह सब ठीक है, लेकिन एक मिनट, इसकी उंगलियों के नाखूनों पे ये क्या बना हुआ है? दिल, और ये क्या है? आई लव यू जान, बिन तेरे जीना मुश्किल है। अरे बहन जी, आप कितने मजाकिया हैं। मजाक तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और कुछ लेने देने की बात भी नहीं करने वाली। जी बहन जी, मैं कुछ भी नहीं समझी। आप कहना क्या चाह रही है? लेन देन की बात? ये मैं कुछ समझी नहीं। अरे कितनी मूर्ख माँ हो तुम, तुम्हें तुम्हारी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं है। वो अपने नाखूनों पे अपनी आशिक के लव लेटर लिखवाए फिर रही है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे लालत है ऐसी माँ होने पर। अरे अरे सुनिए तो बहन जी, कहाँ जा रही है? बहन जी अरे रुकिए,
राखी देख लिया जो ऐसे बोल कर गई। वो माँ जी, मैंने ही मजाक मजाक में नेल आर्ट करते हुए इनके नाखूनों पर कुछ कुछ लिख दिया और ये लोग अचानक आए तो नेल पेंट हटाने का मौका भी नहीं मिला। सत्यानाश हो बहू तेरा। तू चाहती क्या है कि तेरे इस नेल आर्ट की वजह से कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाए? तूने अपने इस फालतू के हुनर से मेरी बेटी का क्या बना दिया, रिश्ता तोड़वा दिया। अगर तुझे इतना ही शौक है तो तू रोड के किनारे जाकर बैठकर एक दिन इस फालतू के कलाबाजी पर काम कर, फिर देख कि कोई आता भी है तेरे पास या नहीं। फिर कभी भी तुझे इसके लिए नहीं सुनाऊंगी मैं। सुषमा की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है कि उसके कला को कोई पहचान नहीं पा रहा। लेकिन अब अगले ही दिन अपनी सास से जलील होने के बाद पूजा बाजार पहुंचती है और अपनी नेल आर्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और उसी समय विमला और सुषमा, जो अपनी बहू से बिल्कुल भी अनजान थे, वो बाजार पहुंचते हैं। तभी विमला की नजर पूजा पर जाती है और विमला भी पूजा को देख सुषमा से कहती है, सुषमा, तेरी बहू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। आज जब घर आई तो या तो कुछ खा पी रही होगी या अपने कमरे में बैठी होगी या फिर टीवी में मगन होगी। अरे ये तेरी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। वो देख, तेरी बहू रोड के किनारे बैठी हुई नेल आर्ट बना रही है। ये क्या कह रही है तू? कहाँ है? दिखा दिखा। अरे दैया, इस औरत ने तो मेरी नाक कटवाने का फैसला ही ले लिया है। लेकिन इसकी ये पेंटिंग पसंद कौन कर रहा है? अब तो लोगों पर भी मुझे शक हो रहा है कि उन्हें कितनी फालतू की चीजें पसंद आती हैं। लेकिन तू, इन लोगों को देख, ये अपनी तरफ ही बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों ये हमारे पास आ रहे हैं? अरे भाग सुषमा, भाग। और ऐसे भाग कि साड़ी भी खुल जाए तो भी रुकना नहीं है। अब इस उम्र में दौड़ना पड़ रहा है। कैसी किस्मत हो गई है मेरी। जरूर मेरी बहू ने इन लोगों के बारे में कुछ गलत बता दिया है। अरे भागती रह, तू तो फिर भी अपनी बहू पर अत्याचार करके उसे बदला ले लेगी। लेकिन तेरे साथ जो मार खाऊंगी पकड़े जाने पर, उसका क्या होगा? सुषमा विमला भाग ही रहे होते हैं और वो भागते हुए घर आकर ही सांस लेते हैं। तभी राखी अपनी माँ सुषमा और पड़ोसन को ऐसे घर में आता हुआ देखकर कहती है, ये क्या तरीका है माँ और विमला काकी? क्या हुआ जो आप लोग ऐसे घर आ रहे हो? आप दोनों का साथ ही सही नहीं है। इस उम्र में आप दोनों का दौड़ना शोभा नहीं देता। ये सब तेरी नेल आर्ट बनाने वाली भाभी का किया है। उसने ही बाजार में हम पर कुछ औरतों को छोड़ दिया था और वो जब हमारी तरफ बढ़ने लगी तो हम भागते हुए घर आकर ही रुक गए। तो क्यों भागे वो आपके पीछे? कोई तो कारण होगा ना, पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने? ये बातें हो ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पूजा का आना होता है और पूजा के आते ही सुषमा अपने पीछे भागी औरतों के बारे में अपनी बहू से कहती है, अरे माँ जी, वो औरतें तो आपको शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने मुझे काम करने के लिए हौसला दिया। ऐसे कौन धन्यवाद करता है भला? अरे माँ जी, आप रुक ही नहीं रही थी तो वो लोग भी आपका पीछा करने लगे। बहू, जो करना है तुझे घर में कर ले। ये सब तू बाजार जाकर क्यों कर रही है? 4 लोग देखेंगे वो मुझ पर ही थूकेंगे। सुषमा जब अपनी बहू को घर में रहकर नेल आर्ट बनाने का काम करने के लिए मंजूरी देती है तो पूजा भी कहीं बाहर नहीं जाती। बिहार के छोटे से गांव में कम्मो नाम की लड़की थी, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। बचपन की कड़वी यादों के साथ कम्मो अब बड़ी हो चुकी थी। कम्मो की सहेली चंपा उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन चंपा कम्मो से कहती है, का रे कम्मो, चलेगी कि नहीं? हुआ बहुत देर हो जाएगी, वरना पहले कह देते हैं। वहाँ जाके फिर हम लोगों को वापस भी आना है। हमरे पास इतना टाइम नहीं है। जाना है तो फटाफट बोल। अरे वाह, हम तो जरूर जाएंगे। अगर हम वहाँ नहीं गए ना तो हमारा दिल बहुत ही उदास हो जाएगा और हम वो सब ना देख सकेंगे। साफ साफ बता रहे हैं। अभी ये चलेंगे। ससुरी, तुम्हारे खातिर हम कब से वेट कर रहे हैं। अबे जाकर हमारी नजर पड़ी है तुम पर। जाओ जल्दी जाकर नहा धोकर फटाफट तैयार हो जाओ। हम रेडी हो जाते हैं तब तक। अरे हम अभी 10 मिनट में आते हैं और तब तक भी तुम तैयार ना हुई ना अपन लाली पाउडर लगा के, तो हम तो का बताते हैं। जा जा, ज्यादा बतियाओ नहीं। बहुत दूर जाना है हमको और तुमको। वहाँ से वापस भी आना है। पता नहीं हम लोगों को मिलेगा भी ये नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अब हम भी तुमको देखते हैं। चंपा भी तैयार होने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों सहेलियां तैयार होकर बैग लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचकर बैठते हैं और बैठते हुए कम्मो एक लड़के को कहती है, ओ भैया, तनिक हमको और हमारी सहेली को दूध थरिया तो देवा।
बहुते दिन हुई गवा कोनो रात के खाना नहीं के खैनी, लगा दो हो थरिया। का बकवास करे जा रही हो तुम? बहुत बोली निकल रही है तुमरी। तब से देख रहे हैं कुछ भी बोले जा रही हो। चुपे चाप खाना खा के अपने घर की तरफ चलो। ओ भैया थरिया लावा हो, बहुत देरी होवता। हमनी के अपन अपन घर भी पहुँचे के बा। श्राद्ध में आकर कौन ऐसी हरकतें करता है बताओ तो। अगर तुम्हें यहाँ का खाना खाने का मन है तो चुपचाप बैठकर खाओ, समझी? बड़े घर की लड़की बनने की कोई जरूरत नहीं है। कौन बड़े घर की लड़की बन रही है भैया? हमको भी दिखाओ उस लड़के का मुख, हम भी देखें। खुद को देख लो तुम दोनों ही हो। बहुत देर से उछल रही हो, खाना ऐसे मांग रही हो जैसे शादी के घर में आई हो। अरे भाई, श्राद्ध के घर में खाना शादियों वाला थोड़ी ना होता है। तो चुपचाप से जो मिल रहा है सिर्फ उसे खाओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब खाना दो, कुछ नहीं बोलेंगे हम। अगर अब भी मेरे मुंह से या हमारी सहेली के मुंह से सुन लिया तो हम दोनों को बाहर निकाल देना, ठीक है? ओए का बोल रही हो? हमको काहे बाहर निकालेंगे? तुम चले जाना, हम नहीं जाएंगे। अब ज्यादा ना बतियाओ, समझी? तुमको मालूम है ना, जब हमारे पास कोई नहीं होता था और हम एक दूसरे के साथ थे, तब से हम लोगों ने रात का खाना खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ कैसे चूक जाएं? चंपा और कम्मो खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ दूर से एक वंदना नाम की औरत कम्मो को अच्छे से देख रही थी और उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। जैसे ही कम्मो बाहर चली जाती है, तभी वंदना चंपा से कम्मो के बारे में पूछती है। बेटी, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अगर अभी ये बात नहीं हो पाई ना तो पता नहीं कब बोल पाऊंगी मैं। अरे का बात हुई गई आंटी जी, हमको बताइए, हम अभी फिनिश कर देते हैं। वैसे भी अगर हमारी दोस्त आ गई तो हमको कोनो भी पीपल से बात नहीं करने देगी। जो भी बात है हमको जल्दी बताइए। बेटी, मुझे ना अपने बेटे के लिए तुम्हारी दोस्त बहुत पसंद है। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी दोस्त से उसके घर वालों से बात करो। आंटी जी, हमारी फ्रेंड का इस दुनिया में कोनो नहीं है हमरे अलावा। उका अम्मा बापू उके बचपन में ही गुजर गए, इसीलिए वो हमरे साथ रहती है, साथ घूमती है। अगर आपको फिर भी हमारी कम्मो पसंद है तो हमारी कम्मो को देखने जरूर आइएगा। क्या तुम्हारी दोस्त अनाथ है? मुझे लगा ही नहीं तुम्हारी सहेली अनाथ है। वैसे भी अगर तुम्हारी सहेली को कोई दिक्कत ना हो तो ये बात पूछ लेना। अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो जाती है तो बेचारी की किस्मत बदल जाएगी। उसकी किस्मत का मत सोचिए, ठीक है? अगर ऐसा कुछ करना है तो मेरी सहेली से पूछ लो, वो क्या करना चाहेगी। बेचारी मत बोल देना उसे दोबारा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी सहेली इतनी फेमस है क्या? अनाथ होते हुए भी उसकी मर्जी चलेगी। अब मुझे तुम्हारी सहेली से बात करनी ही पड़ेगी। वंदना और चंपा बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कम्मो आ जाती है और अपनी सहेली के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक शाम चंपा अपनी सहेली कम्मो से कहती है। कम्मो, हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं का? हमरे दिल में बहुत दिनों से यही बात घूम रही है। सोचत रहनी अब पूछे तब पूछे, लो जैसे भी करके पूछा ही लेते हैं। अब बताओ, पूछे का? हाँ, जितना मर्जी उतना हमरा से पूछ लो, हम कबो कोनो बात के लिए मना करे हैं का? वैसे भी तुम हमारी भलाई के खातिर ही बोलोगी। अब जोनो भी बात बोलना है फटाफट बोलो। हम तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किए हैं, का तुम उनका से बियाह करोगी? उनका अम्मा तुम्हारी खातिर रिश्ता लेकर आई रही। अच्छा जी, ऐसा है का? हमको लगा कोनो बहुत ही सीरियस मैटर वा होगा। धत बकलोल, कछु भी बकती हो। अब तुम ही बताओ, हमको कौन पसंद करेगा अपने बेटे के खातिर? हम कुछ नहीं जानते। शाम को वो लोग तुमको देखने आ रहे हैं। एकदम सज धज कर तैयार रहो ताकि लड़के को तुम एक नजर में ही पसंद आ जाओ, समझी? ए चंपा, मजाक मत करो रे हमसे। अगर हमको पता लगा कि तुम हमरा से इतना बड़ा मजाक कर रही हो तो हम बताएंगे तुमको, देख लेना। तुम जाओगी कि नहीं बताओ पहले। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत काम है हमको। तुम्हारे साथ बतियाने का टेम नहीं है। जाओ, अब तुम्हारे ससुराल वाले कब हमरे घर पर टपक सकते हैं। का हुई गवा, इसको पता नहीं, उल्टा सीधे काहे बके जा रही है। भगवान, का हो रहा है हमरे साथ? कम्मो खुद से बातें करते हुए तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद वंदना अपने बेटे को लेकर कम्मो को देखने आती है और कम्मो को पसंद करते हुए कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वंदना के घर उनके पड़ोसन कमला आती है और कम्मो को देखकर बोलती है। कम्मो बहू, तुम्हारी सास नहीं दिख रही।
कहाँ चली गई? मुझे तैयार होने को बोलकर खुद तैयार होने का बोलती है और खुद ही गायब हो जाती है। सच में तुम्हारी सास का तो कोई भरोसा ही नहीं है। का हुई गवा चाची, ऐसे काहे गुस्सा कर रही हो? कोनो बात है तो हमको बता दीजिए, हम माँ जी को बता देंगे। वो कहा है ना, अभी तक माँ जी घर नहीं आई हैं। तुम्हें क्या बताऊं, नई नवेली दुल्हन को ऐसी जगह ले जाना सही नहीं होता। वैसे भी ऐसी जगह हमेशा से मैं और तुम्हारी सास ही जाते हैं। अगर तुम्हारी सास यहाँ होती तो कब का चले जाते हम लोग। लेकिन कहाँ चले जाते चाची जी, तनिक हमको भी बताओ ताकि हमको भी पता लगे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। अरे बहू, हम लोग श्राद्ध में जा रहे हैं। कहीं भी श्राद्ध होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बस इसलिए मैं तुम्हारी सास को ढूंढ रही थी। चाची जी, हम भी श्राद्ध में जाना चाहते हैं। हम भी हमारे गांव में सबका श्राद्ध में जात रहे और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खाते रहे। अब आप हमको ये बताइए कि हम जा सकते हैं कि नहीं। जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सास की तरफ से जा सकती हो। ऐसा करो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम दोनों चल लेते हैं। कमला की बात सुनकर कम्मो फटाफट तैयार होकर कमला के साथ श्राद्ध में चली जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और अब किसी का कहीं भी श्राद्ध होता तो वहाँ वंदना की जगह कम्मो जाया करती। ऐसे ही एक दिन वंदना कम्मो से कहती है, बहू मुझे एक बात बता, तेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और तू हर किसी के श्राद्ध में चली जाती है। अब मुझे ये बता कि तू क्यों जाती है श्राद्ध में। माँ जी, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, उधर जाकर हमारा मन को ना शांति मिलता है, यही खातिर हम जाते हैं। बाकी कोनो बात नहीं है, आप शांत रहिए। कैसे शांत रहूं, तू ही बता मुझे। फिक्र तो होती ही है ना तेरी। अब तू किसी भी श्राद्ध में मत जाना बस। और वैसे भी मुझे लगता है तेरे श्राद्ध में जाने से अभी तक तू प्रेग्नेंट नहीं हुई है। माँ जी, भी कोई बात हुई भला? कछु भी बोलत हो आप। इन सब में ना अंधविश्वास है और इस सब में कभी नहीं पड़ना। अगर यही बात के खातिर हम आपको कोनो श्राद्ध में जाने ना दे तो ये तो गलत बात है ना। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू कहीं नहीं जाएगी, मतलब कि कहीं नहीं जाएगी बस। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? वरना आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक बा माँ जी, हम नहीं जाएंगे। ओहो, खुद तो जाएंगी, देख लेना। हम आपसे भी ज्यादा तेज हैं। वहाँ पहुँच के इस रात का खाना भी खा के आएंगे, बस ठिकाना मिल जाए हमको। वंदना के लाख मना करने के बाद भी कम्मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और श्राद्ध में जाकर खाना खाया करती। सुनीता बिहार शहर के छोटे से गांव से थी। वो अपनी बहू और बेटे के साथ रहा करती। सुनीता का बेटा हर रोज मजदूरी करता और घर का खर्च चलाता। सुनीता की बहू सुमन शहर की रहने वाली थी, लेकिन वो भी छोटे से घर में एडजस्ट करके रह रही थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू तू शहर की लड़की है तो गांव में कैसे रह लेती है? तुझे कोई तकलीफ नहीं होती है क्या यहाँ रहने में? अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं तो कब का उत्तम जैसे लड़के को छोड़कर चली जाती। हाँ मुझे पता है माँ जी, आप छोड़कर चली जाती, इसलिए तो आप मेरे जैसे चाहकर भी नहीं बन सकती हैं। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे जैसे बनना। मैंने सोचा तू उल्टा जवाब नहीं देगी, लेकिन सच बताऊं तो तुझ जैसी बिगड़ैल लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। धन्यवाद आपका माँ जी, इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझ जैसा कहीं नहीं देखा। यकीन मानिए माँ जी, मुझ जैसा आपको कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। बड़ी बेशरम है तू बहू, ऐसे कैसे अपनी सास से बात कर रही है? जरा भी लिहाज नहीं है बड़ों का। माँ जी, लिहाज वहाँ किया जाता है जहाँ आपको इज्जत दी जाती है, लेकिन आप तो मेरी बस बेइज्जती ही करती रहती हैं। तो आप कैसे मुझसे उम्मीद कर सकती हैं? दोनों सास बहू आपस में झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ नंदनी फ्रूट चाट खाते हुए आती है और अपनी माँ और भाभी को लड़ते हुए देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या सीन चल रहा है। मैंने बेस्ट सीन मिस कर दिया। माँ भाभी प्लीज एक बार वो सीन हो जाए। बहुत दिन हो गए वो सीन देखे हुए। कब से उस सीन का इंतजार कर रही हूँ मैं। चुप कर बेशरम, यहाँ घर में झगड़ा हो रहा है और इनको मजे चाहिए। तूने भी अपनी भाभी जैसी बोली सीख ली। अरे नाच पीटी मेरी फूल जैसी बच्ची को बिगाड़ दिया। हाँ, क्या पता मुझे जैसी सास मिली है, अगर उससे भी बेकार सास उसे मिल गई तो। इससे पहले ही सारी चीजें सिखा रही हूँ, कल को काम आएंगी। वाह क्या बात है, आप दोनों सच में बहुत मस्त लड़ती हो। कोई देखेगा तो हंसते ही रहेगा आप दोनों की लड़ाई को देखकर। चलो चलो चालू रखो और मुझे ये मजेदार फ्रूट चाट का मजा लेने दो। नंदिनी, जरा मुझे भी टेस्ट करवाना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। अच्छा वैसे मुझे ये बात बता
कि फ्रूट चाट खाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो भाभी मेरा दोस्त है, उसी ने खिलाया था। बहुत अच्छा होता है, लो खाकर देखो। हाँ देख, अच्छा ही रहा है। अब खा कर देखती हूँ कि कितना अच्छा है। देख नंदिनी, आज के बाद किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना ही दूर रहो इन सब से। सुमन और उसकी सास दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे, फिर भी एक इंसान की वजह से दोनों साथ रहते हैं। जब भी सास बहू लड़ते तब ननद आकर दोनों को शांत करवाती। ऐसे ही एक दिन उत्तम अपने घर वालों के लिए कुछ फल लेकर आता है और ढेर सारे फ्रूट देखकर सुमन बोलती है, हे भगवान, इतने सारे फ्रूट किस लिए लेकर आए हो जी? अगर सड़ गए तो बेकार में हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। कोई बात नहीं सुमन, वैसे भी ये फल मुझे किसी और ने दिया है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक भैया है, उन्होंने ही दिया है। बोल रहे थे गांव से लाया हूँ, तुम भी कुछ फल ले जाओ। कोई अपने गांव से इतने फल लेकर आता है क्या? देखना कहीं सड़े गले ना निकले। मुझे तो इन बड़े लोगों पर भरोसा ही नहीं होता। अरे वो बड़े लोग नहीं हैं, भैया भी हमारी तरह ही हैं। कुछ दिन पहले वो सच में गांव गए हुए थे और अपने गांव से ये सारे फल लेकर आए हैं। अरे अब आप दोनों भी झगड़ा करने लग गए। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब ये नया नाटक नहीं चाहिए हमारे घर में। ओ पागल, हम झगड़ नहीं रहे, बस कुछ बात कर रहे हैं। देख तेरे भैया कितने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं। अगर ये सड़गल गए तो बेकार में सब बर्बाद हो जाएगा। भाभी अगर ये फ्रूट सड़ गए तो गाय को खिला देंगे। इसी बात का टेंशन क्यों लेती हो? आप चिल करो ना, हमारे भैया बड़े दिल वाले हैं। अरे बोलना क्या चाहती हो? मेरा दिल सच में बहुत बड़ा है, तभी अपने घर वालों से इतना प्यार करता हूँ। अच्छा और ये सब खत्म करो, ये बताओ कि इन सारे फलों का करना क्या है? मैं सोच रही हूँ जितने भी फ्रूट हैं उन्हें काट कर इनका फ्रूट चाट बनाकर खाते हैं। अगर अच्छा बन गया तो इसको बेच भी देंगे। क्या बोलते हो भैया भाभी? What an idea, सर जी। है ना, मुझे फ्रूट चाट बनाना आता है और मैं बनाऊंगी। भाभी आप ना मसाला पीस देना और माँ को कहना कि वो फ्रूट काट देंगी और भैया बेचने चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हमारा जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का बिजनेस। क्या जॉइंट फैमिली? अरे हम तो गिने चुने 3-4 लोग हैं, जॉइंट फैमिली कहाँ है? अरे सब हंसेंगे हम पर। क्यों नहीं है, माँ भाभी मैं और आप, हम सभी फैमिली है। हम सब बनाते हैं, उसके बाद आप बेचने जाते हो, इसीलिए जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का दुकान ऐसा नाम रखा है। उत्तम और सुमन को नंदिनी का दिया हुआ आइडिया और नाम दोनों पसंद आते हैं। अगले दिन सभी घर वाले फ्रूट चाट बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रूट चाट लेकर उत्तम निकल पड़ता है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो पाती। वो मुंह लटकाए घर वापस आता है और परिवार वालों से कहता है, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं जिस काम में निपुण हूँ मुझे वही काम करना है। दिन भर ऐसे भटक कर बेचना मुझसे नहीं होगा। अरे इससे अच्छा तो मेरा दफ्तर है, जहाँ मुझे भटकना तो नहीं पड़ता। हाँ मत कर, वैसे भी हमारी मेहनत है ही कहाँ, सब तो तुझे ही झेलना पड़ता है ना। दोनों ननद भाभी मिलकर मेरे बेटे से परिश्रम करवाए जा रही है। माँ जी, बैठे बैठे अगर पैसे मिल जाती तो आज आप करोड़पति होती, सच मानिए। और हाँ उत्तम जी, कुछ भी बेचने का हुनर होना चाहिए। सिर्फ लेकर घूमने से कुछ भी बिकता नहीं है, सोना भी नहीं। इस बार मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। सही कह रही हो भाभी, एक जगह बैठकर ना ही कुछ बिकेगा और ना ही कोई खरीदने आएगा। ठीक है, फिर तुम दोनों ये फ्रूट चाट बेच कर दिखाओ। अगर बेच दिया तो जो तुम बोलोगी वही करूँगा। सोच लो भैया, बाद में बदल मत जाना कि वो मैं मजाक में कह रहा था। अभी से बता दो, हमारी कही बात मानोगी या नहीं? अगर अभी पीछे हटना है तो हट जाओ, उसके बाद में पीछे हटे ना तो मतलब धोखेबाजी। तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सच में बहुत डर लग रहा है। शायद सच में तुम दोनों ये काम कर लोगे। ना बाबा ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अगर तुम दोनों को बेचना है तो बेचो, जो मर्जी करो। उत्तम की बात सुनकर अब नंदिनी और सुमन में कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है और दोनों ननद भाभी अपना फ्रूट चाट बेचने की प्रैक्टिस करने लगती हैं। जब वो दोनों फ्रूट चाट को बेचने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन कमला आती है और उन्हें देखकर कहती है, अरे दैया, जे का बेच रहे हो नंद भाभी मिलकर? अब कौन सा बिजनेस करनो है? चाची, हम और भौजी फ्रूट चाट की दुकान खोलेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी आना हमारी दुकान में, बहुत अच्छा बना कर देंगे। अच्छा सही बात है, अब नंद भौजी मिलकर दुकान खोलो होवे। उत्तम से जनवा जाएंगे काम माँ और लुगाई बहनिया बेचेंगे चाट फ्रूट। सही है, पैसा छापो। चाट फ्रूट नहीं चाची, फ्रूट चाट होता है। यू नो इंग्लिश वर्ड है, आपको समझ नहीं आएगा।
अरे चुप, काहे चटर पटर करे जा रही हो? ज्यादा अंग्रेजी उबल रही हो तो चले जाओ ना इंग्लैंड। बड़े आए हमरे सामने अंग्रेजी मैम बनेंगे। क्या जवाब फेंक कर मारा है चाची ने, मजा ही आ गया। वाह चाची, दिल खुश कर दिया आपने तो। बेटा तू भी मुंह मत लगा, वरना तेरी बीवी तेरा भी दिल खुश कर देगी तुझे उल्टा जवाब देकर। सुनीता की बात सुनकर उत्तम का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह दोनों भाभी और ननद अपना जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का ठेला लेकर निकल जाते हैं और शाम को खुशी खुशी फ्रूट चाट बेचकर घर लौट आते हैं। और तभी नंदिनी कहती है, देखो माँ, आज की कमाई देखा, हमने कहा था ना बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना आता होगा ना तो आप कुछ भी बेच सकते हो। ज्यादा मत उड़, अभी एक दिन हुए हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है। महीना तक टिक जाए वही बहुत है। आपके बेटे से तो अच्छा ही बेच लेती हूँ, ये तो पता चल गया मुझे। क्यों भाभी, अगर कल भैया हमसे शर्त लगा लेते तो आज बेचारे हार जाते। हाँ, हमें खुद से कम समझ रहे थे और हमने भी दिखा दिया अपना जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का ठेला लगाकर। अब हमें खुद से कम मत समझना भैया, समझे? नंदिनी और सुमन रोज अपना फ्रूट चाट का ठेला ले जाते और बेचकर आया करते, लेकिन कभी बिकता तो कभी कुछ भी नहीं बिकता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब उनकी जॉइंट फैमिली की फ्रूट चाट की दुकान बंद हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।